तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा था, लीलू को लाख कोशिश करने के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। तो उसने वो ब्लैक क्रिस्टल बॉल को उठाया और उसे देखने लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो शीशे जैसी चमक वाली ब्लैक क्रिस्टल बॉल ने लीलू को उसके अंदर का चेहरा देखने का मौका दिया। उसकी निगाहों में उत्सुकता और बेचैनी की एक झलक उभर रही थी। वो जानता था कि आखिरकार किस तरह की वस्तु को छुपाने के लिए उसके पेरेंट्स को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं इसे कैसे खोलूं? लीलू अपने दिल की बेचैनी को दबाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। इंक सी काली और रहस्यमयी क्रिस्टल बॉल को ध्यान से देखते हुए उसने आखिरकार सबसे सीधा तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने धीरे से अपनी हथेली उसकी जगह पर दबाई। बैंग! ठीक उसी समय जब उसकी हथेली क्रिस्टल बॉल से टकराई, क्रिस्टल बॉल ने हल्का सा झटका दिया। वह चमकदार भारी आवरण द्विभूषी होकर लीलू की हथेली को ढक लिया। उसी समय लीलू को एक्यूपंक्चर जैसा ही एहसास साफ महसूस हुआ, मानो सुइयां सीधे उसकी हथेली में चुभ रही हों। ऐसा होते ही उसका खून भी सोख लिया गया। काले तरल से ढकी हथेली से तेज रोशनी निकलने लगी। फिर लीलू को आश्चर्य हुआ जब धीरे धीरे दो प्रोजेक्शन आकृतियां बनी। यह परिचित थी और देखकर लीलू की वो पुरानी यादें और लालच की लहर महसूस हुई। पापा, माँ, वह पुत्र प्रेम सुंदर था। उसके शरीर भाले की तरह सीधा खड़ा रहा था और वह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था। उसमें एक अद्भुत आकर्षक और एक मधुर मुस्कान भी। फिर भी उसके भीतर एक ऐसा उदार और अविचल व्यक्तित्व था जो किसी के आगे झुकना नहीं चाहता था। उसे देखते ही दूसरों को एक शांति, सुकून और सुरक्षा का एहसास होता। दूसरी ओर महिला प्रेत वॉयलेंट वस्त्र पहने हुए थी। उसके लंबे बाल खूबसूरती से पिन किए हुए थे। उसके दोनों हाथ आराम से जेब में रखे हुए थे। वह भी अतुलनीय रूपवान थी और उसका व्यवहार अद्वितीय प्राउड नेचर का था। ये लीलू के पेरेंट्स ली ताइजुआन और तान टाइलान थे। लीलू उन दोनों को घूर रहा था, तभी ली ताइजुआन की आवाज़ प्रोजेक्शन बोलने लगी, हा 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 मेरे छोटे बच्चे, अब जब तुम ये निशान देख रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम 17 साल के हो गए हो। मुझे लगता है कि अब तक तो हम बहुत दूर जा चुके होंगे। तान ताइलान, जो किनारे पर खुशी से मुस्कुरा रही थी, भी बोलने लगी, छोटे लीलू, अब तक तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है ना? क्या स्कूल में कोई लड़की तुम्हारे साथ घूमने लगी है? लीलू ने अपनी आंखें रगड़ते हुए खुद से कहा, आपका बेटा न केवल बेहद सुंदर हो गया है बल्कि बिल्कुल बेजोड़ भी हो गया है। भला कौन मुझसे प्रेम करने की हिम्मत करेगा? क्या तुम इस समय शिकायतों से भरी हुई हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी ठीक नहीं हुआ? यह कहते हुए ली ताइजुआन फिर से हंसने लगा, मानो वो लीलू के दिल की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ रहा हो। उसकी माँ ने आगे कहा, शायद तुम्हारे भीतर के ब्लैंक पैलेस के कारण। यह सुनकर लीलू को गहरा सदमा लगा। जब तक उसमें ब्लैंक पैलेस प्रकट हुए तब तक उसके पेरेंट्स वर्षों से लापता थे। उन्हें उसकी स्थिति के बारे में कैसे पता चला? छोटे लुओ, हैरान मत हो। तुम्हारे बॉडी की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए हमने कुछ खास तरीके का इस्तेमाल तुम्हारे रेजोनेंस मूल्यों के प्रकट होने से बहुत पहले ही कर लिया था। दरअसल तुम्हारी बॉडी में 3 ब्लैंक पैलेस भी हैं। तान ताइलान ने अपनी स्नेह भरी आंखों से उसे शांत किया। लीलू का मुंह खुला का खुला रह गया।
तो ऐसा लगता है जैसे उसके पेरेंट्स को उसकी अनोखी स्थिति के बारे में बहुत पहले से पता था। तो फिर क्या उसके पेरेंट्स के गायब होने का इससे कोई लेना देना था? आखिरकार वे अब कहाँ थे? क्या वे अभी भी ठीक थे? तब से कोई खबर क्यों नहीं मिली? छोटे लीलू, मैं सबसे पहले तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि सिर्फ इसलिए कि तुम ब्लैंक पैलेस के साथ पैदा हुए हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपंग हो। दरअसल मेरे अनुभव के अनुसार यह इस दुनिया का सबसे मजबूत फाउंडेशन है। तुम्हें इसे निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि खुशियाँ मनानी चाहिए। ली ताइज़वान के शब्द इतने ज़बरदस्त थे कि लीलू अवाक रह गया। पिताजी, अगर आप मुझे दिलासा देना भी चाहते हैं तो क्या आप इसे कम बढ़ा चढ़ा कर नहीं कर सकते? लीलू ने विलाप किया। ब्लैंक पैलेस ने पहले ही उसकी साधना क्षमता को बांध डाल थी। आखिरकार वो इतने शक्तिशाली फाउंडेशन के बारे में क्या बकवास कर रहा था? पिताजी, आखिर आप किसे ठगने की कोशिश कर रहे हैं? ली ताइज़वान के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई थी जब उन्होंने समझाया, आपके प्राकृतिक ब्लैंक पैलेस सांसारिक प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित या रिफाइन नहीं कर सकते। इसका संबंध आपकी शक्ति के मूल से है और स्पष्ट रूप से हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं। क्योंकि यह एक ब्लैंक पैलेस है तो इसमें कुछ सामान भरने का कोई रास्ता खोजो, उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। लीलू अब घबराहट में भौहें सिकोड़ रहा था। कहना तो आसान था पर करना नामुमकिन। रेजोनेंस जन्म से ही तय हो जाते हैं। जन्म के बाद इसे बदलने की इच्छा तो दूर की बात थी, उसने इस विचार पर प्रयोग भी नहीं किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सामान्य स्थिति में यह सचमुच असंभव होता। हालांकि जब से हमें आपकी स्थिति का पता चला है, हम इसका समाधान खोजने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे तो अंततः सफलता अवश्य मिलेगी। सचमुच स्वर्ग ने हमें निराश नहीं किया और आखिरकार हमने उसे पा ही लिया। इस समय लीलू को दिल तेजी से धड़कने और साफ सुनाई दे रही थी और उत्तेजना में उसका दिमाग में ब्लड वेल्स तेजी से बढ़ने लगी और सिर भी चकरा रहा था। हमने अनेक प्राचीन अभिलेखों का गहन अध्ययन किया और अंततः एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन खोज निकाला। इस आर्ट को गॉडली फोर्जिंग आर्ट कहते हैं के रूप में जाना जाता है। यह व्यक्ति को एक्वायर्ड रेजोनेंस को गढ़ने की अनुमति देता है। साथ ही यह व्यक्ति को अपने ब्लड सार को आत्मा को एक चुने हुए रेजोनेंस के साथ गढ़ने की प्रक्रिया में एकीकृत करने की अनुमति देती है। परिणाम जिसके कारण एक्वायर्ड रेजोनेंस को आपके रिक्त महलों में समाहित किया जा सकता है। छोटे लू, तुम्हारे प्राकृतिक रूप से का ब्लैंक पैलेस जरूरी नहीं है कि बुरी चीज़ हो। चूँकि प्राकृतिक रेजोनेंस बहुत शक्तिशाली और नियंत्रित करने में कठिन होते हैं, इसलिए हम तुम्हें पूरी कला नहीं दे सकते। इसके बजाय एक्वायर्ड रेजोनेंस गॉडली फोर्जिंग आर्ट तुम्हारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है, जो तुम्हें अपनी इच्छानुसार अपना रास्ता बनाने की अनुमति देती है। यदि आप एक मौलिक रेजोनेंस चाहते हैं तो आप उस दिशा में काम कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप एक बीस्ट रेजोनेंस चाहते हैं तो आगे बढ़ें और बस वही करें। भविष्य में आपके 3 ब्लैंक पैलेस में तीन संविधान पूर्वक निर्मित रेजोनेंस होंगे। उस समय आप हेवन और अर्थ रेजोनेंस वाले लोगों से बहुत श्रेष्ठ होंगे। लीलू की आंखों
रोशनी में हीरे की तरह चमक रही थी। स्थिति को बचाया जा सकता था। हर तरह की प्रतिध्वनियाँ थी और बहुत से लोगों के पास अपनी प्रतिध्वनियाँ रेजोनेंस के प्रकटीकरण को लेकर कोई विकल्प नहीं था। ये ऐसी चीज़ थी जिसे बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर हालांकि उसके पास कोई नेचुरल रेजोनेंस नहीं था, फिर भी उसके पास लचीलेपन का लाभ था और वह अनिवार्य रूप से यह तय कर सकता था कि उसे किस तरह का रेजोनेंस चाहिए। छोटे लुओ एक्वायर्ड रेजोनेंस गोल्डिंग फोर्जिंग आर्ट अर्जित रेजोनेंस को एक और लाभ भी है। टैन ताइलान ने कहा, ये तो बस भूत प्रेत थे जो पीछे छूट गए थे। लीलू तुरंत चौकन्ना हो गया जब उसने कहा कि ये अच्छी बात है, तो वे इसे नज़रअंदाज कैसे कर सकता था। एक मानक नेचुरल रेजोनेंस आमतौर पर केवल एक तत्व होता है। हालांकि इस कला में प्राप्त रेजोनेंस समान नहीं होते। उनके दो गुण हो सकते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। इन विशेषताओं को अपनी इच्छानुसार पूरी तरह से अनुकूलित कर सकते हैं। इससे प्राप्त शक्ति लाइन के पंख देने के समान है। मैंने केवल कुछ नेचुरल खजानों में ही सुना है जिन्हें ग्रहण करने पर व्यक्ति की नेचुरल रेजोनेंस को एक सेकेंडरी रेजोनेंस विशेषता प्राप्त हो जाती है। हालांकि ये प्रभाव बहुत मुश्किल है और शक्ति की एक छोटी सी अतिरिक्त परत मात्रा है। यह आपके एक्वायर्ड रेजोनेंस से पूरी तरह से भिन्न है, जो दो पूरक विशेषताओं से मिलकर बने होते हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। हे भगवान, यह तो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। लीलू खुशी से ताली बजाते और उछलते हुए खुशी से जश्न मना रहा था। वह इस क्षमता में अनमोलता को आसानी से समझ सकता था। अगर वह फायर रेजोनेंस बनाता तो फिर उसे थंडर रेजोनेंस से पूरित करता है, तो फायर और थंडर का मिलन शक्ति में कई गुना वृद्धि रहता है। इसमें वह भावुक हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था मानो उसके ब्लैंक पैलेस वाकई उन नेचुरल रेजोनेंस से कई ज़्यादा खास थे। फिर खांसी, बेशक कुछ भी इतना सही नहीं होता। हालांकि आपके एक्वायर्ड रेजोनेंस में नेचुरल रेजोनेंस की तुलना में कई लाभ हैं, लेकिन एक नुकसान भी है। जाली फेक एक्वायर्ड रेजोनेंस फोर्थ टियर से अधिक नहीं होंगे, लीली ताइजवान ने आह भरते हुए समझाया। लीलू इसे खुलासे से एक पल के लिए पागल हो गया। फोर्थ टियर, ये थोड़ा कम जरूर लगता है। जियान किंगे का 9th टियर की लाइट रेजोनेंस की तुलना में इसमें आधे से भी ज़्यादा का अंतर था। ग्रेड में इतने बड़े अंतर के साथ यह बहुत संभव था कि दोहरे तत्वीय रेजोनेंस द्वारा लाए गए लाभ इस अंतर को पाटने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि उसकी झिझक ज़्यादा देर तक नहीं रही। उसकी मौजूद हालत पहले से इतनी खराब थी कि फोर्थ टियर का रेजोनेंस भी ठीक ठाक ही माना जाता। लीलू की माँ ने प्यार से उसे याद दिलाते हुए कहा, बेशक तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही तुम्हारा रेजोनेंस ग्रेड कम हो, फिर भी तुम अंततः उसे सुधारने के लिए एक्वायर्ड रेजोनेंस कलाओं का उपयोग कर सकते हो। लीलू को एक बार फिर एक और सिगरेट का एहसास हुआ। यह सचमुच सच था। इस दुनिया में कई अद्भुत खजाने और मेडिसिन थी जिससे व्यक्ति के रेजोनेंस के स्तर को बढ़ा सकता था। एक विशेष पेशा था जिसे रेजोनेंस शिल्प कहा जाता था। ये लोग
आध्यात्मिक द्रव्यों और रहस्यमय खजानों को रिफाइन करने में सक्षम थे, जो व्यक्ति के रेजोनेंस को बेहतर बनाते थे, और परिणाम स्वरूप सभी रेजोनेंस साधकों द्वारा उनका व्यापक रूप से स्वागत किया जाता था। हालांकि किसी के रेजोनेंस स्तर को बढ़ाने के लिए बाहरी संसाधनों का उपयोग करने में कुछ बाधाएं थीं। आमतौर पर यह टेम्परिंग प्रक्रिया की एक सीमा होती थी, और सामान्यतः 1 या 2 स्तर का सुधारी परिणाम संभवतः हो पाता था। एक्वायर्ड रेजोनेंस के मामले में चूंकि उच्चतम ग्रेड 4वीं कक्षा का था, इसलिए शोधन से 5वीं या 6वीं का संभावित शिखर प्राप्त होगा। क्या लिटिल लू आपकी रेजोनेंस को रिफाइन करने की शारीरिक सीमाओं के बारे में चिंतित है? ली ताइज़ुआन हंसा, मानो वो लीलू को खुली किताब की तरह पढ़ रहा हो। अपने पिता की चौड़ी मुस्कान देखकर लीलू की आंखें चौड़ी हो गई और खुद को रोक नहीं पाया। क्या यह मुमकिन है कि यह अंत न हो? इस कमजोरी को अभी भी पूरा किया जा सकता है। लीलू उत्साह से अगले समाचार का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी माँ ने हल्की सी आह भरी और नाराजगी भरे भाव से उसके पिता को टोक दिया। I am the ghost of the Uchiha. I am the ghost of the Uchiha. I am the ghost of the Uchiha. I am